हेलो प्यारे बच्चों, मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो का टॉपिक है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो बच्चों, जैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स समझना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दोनों टॉपिक समझने के लिए हमें एरिया को क्या मानना पड़ता है बच्चों? वेक्टर। क्या मानना पड़ता है? एरिया वेक्टर। मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। इसीलिए आज के टॉपिक में हम दो टॉपिक साथ में कवर करेंगे। पहला होगा एरिया वेक्टर और दूसरा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स अभी कवर नहीं करेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए हम एरिया को क्या मानते हैं बच्चों? वेक्टर मानते हैं। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे हमें एरिया का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? एरिया की डायरेक्शन। इसीलिए हम एरिया को कैसा ट्रीट करने लगते हैं? जस्ट लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों, अगर हम कहते हैं कि डी एस वैक्टर इज ए एरिया वेक्टर, तो डी एस वैक्टर को हम क्या लिखेंगे? डी एस एन कैप। ये इक्वेशन है, ds वेक्टर इज इक्वल्स टू ds एन कैप। यहां पे ds वेक्टर क्या है बच्चों? अभी बस लिखते हैं यहां पर लोग इक्वेशन। ds वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर। ds क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है ना? तो ये कैसे आया ये देखते हैं। सपोज हमारे पास एक एरिया है और ये सर्कुलर शेप का है। ठीक है ना? अगर हम कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड है ds, सपोज ये पूरा एरिया कितना है बच्चों? ds। अब हमें इसके पास, इस समय हमें पता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड है ds, बट हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा? वेक्टर। तो इसके लिए हमें क्या देनी होगी? इसको डायरेक्शन। क्या देनी होगी बच्चों? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन कैसे देंगे? इस एरिया से परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करो। ठीक है, और इस वेक्टर का जो लेंथ है, इस वेक्टर का लेंथ किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? इसके ds के बराबर। इस वेक्टर की लंबाई किसके बराबर है? इस ds के बराबर। मतलब इस सरफेस के एरिया के बराबर इस वेक्टर की क्या हो गई? लेंथ हो गई। तो अभी तक एरिया के पास बस क्या था? मैग्नीट्यूड। जैसे ही ये हमने बनाया तो ये क्या बन गया? ds वेक्टर। मतलब अब इसके पास क्या आ चुकी है? डायरेक्शन। क्या आ चुकी है बच्चों? इसके पास डायरेक्शन आ चुकी है। और अगर हम इसी डायरेक्शन में एन कैप ढूंढते हैं तो एन कैप क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो आज आपको समझ आया होगा कि आखिरकार हमने एरिया को वेक्टर क्यों माना। क्योंकि जब हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में हमें एरिया का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। इसीलिए एरिया को क्या मानते हैं? वेक्टर। एरिया को वेक्टर कैसे बनाया? एरिया से परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ करना है। इस वेक्टर की लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए? इसके एरिया के बराबर। जैसे मान लो इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। इन दोनों की, ये वेक्टर की क्या हो गई? लेंथ 10 सेंटीमीटर और 10 क्या हो गया? इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बच्चों, कुछ स्पेशल केसेस में अगर आपसे कोई कहता है कि एरिया वेक्टर बना के दिखाओ, तो मान लो आपके सामने कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है। कौन सा सरफेस है बच्चों? सिलेंड्रिकल सरफेस। अगर कोई कहता है इसमें कितने एरिया वेक्टर बनेंगे, तो आंसर इज इसमें 3 एरिया वेक्टर बनेंगे। पहला सरफेस S1 के लिए, दूसरा सरफेस S2 के लिए,
तीसरा बनेगा कर्व्ड सरफेस S3 के लिए। कितने एरिया वेक्टर हो गए? टोटल 3, 1, 2 एंड 3। तो पहला एरिया वेक्टर यहां बनेगा S1 वेक्टर, ठीक है। दूसरा एरिया वेक्टर क्या बनेगा? S2 वेक्टर। तीसरा एरिया वेक्टर क्या बनेगा? S3 वेक्टर। यहां पे बच्चों S1 वेक्टर आप देख रहे होंगे कहां बना है? आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर हमेशा कहां बनते हैं बच्चों? बाहर की तरफ। देखो ये बाहर है। कभी भी एरिया वेक्टर अंदर बनाने की गलती मत कर देना, ये गलत है। अगर सिलेंडर में आप एरिया वेक्टर बना रहे हैं तो पूरे के पूरे एरिया वेक्टर कहां होने चाहिए बच्चों? आउटवर्ड। देखिए पूरे कहां है? आउटवर्ड। अगर आपने एरिया वेक्टर ऐसा बना दिया मतलब वो गलत है। अगर आपके पास कोई क्यूबॉइड दे देता है, अब इसका एरिया वेक्टर बनाना है, तो पहली बात तो इसमें कितने एरिया वेक्टर बन सकते हैं? तो आप फेस देखें, 1 2 3 4 5 6। कितने फेस होते हैं क्यूबॉइड में? 4। तो एरिया वेक्टर भी कितने बनेंगे बच्चों? 4, सॉरी 6 होते हैं, 6 फेसेस होते। तो ये फर्स्ट एरिया वेक्टर S1, दूसरा S2, तीसरा S3, S4, S5 और पीछे जाएगा S6। ठीक है बच्चों। तो एरिया वेक्टर का बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? एरिया वेक्टर हमेशा कैसा बनेगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट? एरिया वेक्टर हमेशा हमेशा कहां बनाया जाएगा? आउटवर्ड, इनवर्ड कभी नहीं बनता। ठीक है ना? अब स्टार्ट करते हैं बच्चों सेकंड टॉपिक, और वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी एरिया प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as total number of electric field lines passing through that surface normally। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आप इमेजिन करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है ना? दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें एक सरफेस या आप मान सकते हैं एक एरिया रखा हुआ है, ठीक है। और ये एरिया का एरिया वेक्टर ये है, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान से देखें तो इसको हमने नाम दे दिया ds या फिर डेल्टा एस वेक्टर, ठीक है। ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है। और ये एरिया वेक्टर जो डेल्टा एस वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों? थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो अगर आपसे कोई कहता है कि नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली इस डेल्टा एस वेक्टर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, इस डेल्टा एस एरिया से परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, वही क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी एरिया प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as total number of electric field lines passing through that surface normally। ठीक है, या फिर हम यहां पे एरिया ना लिख करके सरफेस लिख लेते हैं। किसी भी सरफेस से कितनी लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं।
तो बच्चों आपको पता है एरिया वेक्टर क्या है? एरिया तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इस डेल्टा एस वेक्टर को रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट आएगा डेल्टा एस कॉस थीटा। क्या आएगा बच्चों? डेल्टा एस कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट आएगा डेल्टा एस साइन थीटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या लिख सकते हैं? ई इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा एस कॉस थीटा। अब आप कहेंगे सर आपने डेल्टा एस कॉस थीटा क्यों लिया, डेल्टा एस साइन थीटा क्यों नहीं लिया? बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन है? डेल्टा एस कॉस थीटा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बना बच्चों? फाई बराबर ई डेल्टा एस कॉस थीटा, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। डेल्टा एस की जगह डी एस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आप ये बात समझ रहे होंगे कि अगर हम आपने यहां पे देखा हो तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा, इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ए बी कॉस थीटा से। ए बी कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। याद करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। और ए बी साइन थीटा एन कैप क्या होता था बच्चों? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स था। तो अभी हमें यहां पे क्या यूज करना है? डॉट प्रोडक्ट। तो फाई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना? यहां पे बच्चों फाई जो होता है फ्लक्स, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहां पे जो थीटा है ना बच्चों, ये डेल्टा एस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि सर ये जो थीटा है ये एक्चुअल में वो क्या समझते हैं कि ये एरिया, ये जो सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, जबकि ये गलत है। ये इस सरफेस से बना हुआ जो नॉर्मल है, जो इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल है। इसको एक बार अच्छे से शो कर देते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो भाई, यहां देखें, ये है ई वेक्टर, ये है डेल्टा एस वेक्टर, ये है थीटा। तो थीटा किसके बीच में बन रहा है बच्चों? ये बेसिकली एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में क्या एंगल बन रहा है? थीटा। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या लिख दिए? ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो फाई बराबर ई डेल्टा एस कॉस थीटा। बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री हो जाता है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो ये फॉर्मूला क्या में बदल जाएगा? फाई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। तो फाई बराबर क्या लिख सकते हैं? ई डेल्टा एस। इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स हो गया ये फ्लक्स कौन सा फ्लक्स है बच्चों? पॉजिटिव फ्लक्स। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाए? 0। तो इसी डायग्राम को हम कैसा बनाएंगे? ये है ई वेक्टर और ये है एरिया वेक्टर और ये है डेल्टा एस वेक्टर। तो यहां थीटा कितना है? 0। इस कंडीशन में फ्लक्स क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। अब नेगेटिव फ्लक्स कैसा होगा वो देखते हैं। अगर थीटा 180 डिग्री हो जाता है, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो बच्चों फाई बराबर ई डेल्टा एस कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1। तो फाई बराबर क्या लिख देंगे? माइनस ई डेल्टा एस।
cos 180 माइनस 1 होगा। इसे कहते हैं बच्चों नेगेटिव फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स है बच्चों ये? नेगेटिव फ्लक्स। इस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इधर है, ठीक है, तो यहां पे ये एरिया वेक्टर मान लो यहां जा रहा है डेल्टा एस वेक्टर, तो इस समय पे ये जो फ्लक्स होगा वो कौन सा फ्लक्स होगा बेटा? इस समय पे जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव फ्लक्स होगा। एरिया वेक्टर इस तरफ, ई वेक्टर उस तरफ, थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये नेगेटिव फ्लक्स है। तो पॉजिटिव फ्लक्स की डेफिनेशन लिख लें। इफ द एंगल बिटवीन ई वेक्टर and delta S vector, that is area vector, is 0 degree, then the flux is called positive flux. If the angle between E vector and delta S vector, that is area vector, is 180 degree, then the flux is called negative flux. At last आता है zero flux. हेडिंग डाल लें अब आप लोग zero flux. बच्चों अगर E डेल्टा S cos थीटा इज इक्वल्स टू 5 है और थीटा इज इक्वल्स टू 90 हो जाए, तो E डेल्टा S cos 90 इज इक्वल्स टू 5, cos 90 होता है 0, तो यहां फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। देखें बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर और डेल्टा S वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90। तो ये अगर हमारा एरिया वेक्टर, सॉरी ये कॉइल है या सरफेस है, अगर ये ऐसी रखी हुई है तो ये डेल्टा एस वेक्टर है। तो यहां देखें बच्चों, ई वेक्टर, ये है ई वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर एंड दिस इज डेल्टा एस वेक्टर। इनके बीच का एंगल कितना है बेटा? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा कितना है यहां पे? 90। तो जब एरिया वेक्टर ई वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो उस समय पे ये जो सरफेस है जिसका आपने एरिया वेक्टर बनाया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो इस समय पे इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? जीरो फ्लक्स। ये काय की कंडीशन है बच्चों? जीरो फ्लक्स। बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, अक्सर यही मिस्टेक करके आते हैं इस क्वेश्चन में, वो ये है, अगर मैं कहता हूं कि ये ई वेक्टर है और इसमें एक सरफेस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सरफेस है वो ऐसा रखा हुआ है। अब आपसे कोई पूछता है ये डेल्टा एस वेक्टर और ये हो गया डेल्टा एस, अगर आपसे कोई कहता है कि इस समय थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर फाई बराबर ई डेल्टा एस कॉस थीटा होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो आप फट से बोल देते हो सर थीटा की वैल्यू इस समय पे 0 डिग्री है। गलती क्या करते हो? गलती ये हो जाती है कि आप इस सरफेस के साथ एंगल देखने लगते हो, जबकि एंगल कहां से देखना है? एंगल देखना है इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है इसका एंगल है थीटा, और ई वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। तो डेल्टा एस और ई वेक्टर के बीच का एंगल इस समय पे देखें कितना है? 90 डिग्री। लेकिन सरफेस और ई वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। और फाई बराबर ई डेल्टा एस कॉस थीटा में थीटा किसके बीच का एंगल है? ई वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर, वेयर डेल्टा एस वेक्टर इज द एरिया वेक्टर, याद रखना। चलो अब क्वेश्चंस देते हैं। क्वेश्चंस नहीं, एक्चुअली ये आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स, आने चाहिए, इसीलिए आपको मैं दे रहा हूं ये, ठीक है ना बच्चों। मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया मैंने, ये ई वेक्टर है। अब आपसे कोई कहता है कि इस सिलेंडर से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इस सिलेंडर से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो आंसर इज पाई इज इक्वल्स टू 0, पाई नेट। ऐसा क्यों है? देखें, अगर हम इस सिलेंडर को
अच्छे से समझें तो इसका एक एरिया वेक्टर बना यहां, डेल्टा एस वेक्टर। ये दूसरा एरिया वेक्टर बना यहां, इसको भी नाम देते हैं डेल्टा एस वेक्टर। दोनों एरिया क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, बट इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और इसका डायरेक्शन इस तरफ। और यहां पे एक और एरिया वेक्टर बना लेते हैं, डेल्टा एस वेक्टर। ये डेल्टा एस वेक्टर कर्व्ड सरफेस एरिया का है। बच्चों यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है और यहां से बाहर जा रही है। तो इस वाले एरिया को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस वेक्टर तो बाहर की तरफ है, ई वेक्टर अंदर की तरफ है, थीटा 180। यहां ई वेक्टर बाहर की तरफ और डेल्टा एस वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। और यहां पे ई वेक्टर यहां जा रहा है, इस तरफ है ना ई वेक्टर की डायरेक्शन, और डेल्टा एस नीचे, तो थीटा यहां कितना हो गया, 90। यहां पे थीटा 180 है तो फ्लक्स कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। यहां थीटा 0 है तो फ्लक्स यहां पे कैसा होगा, पॉजिटिव। यहां थीटा 90 है तो फ्लक्स यहां से ऑलरेडी कितना है, 0। तीनों सरफेसेस से, तीनों सरफेसेस में से सिर्फ दो ही सरफेस ऐसे हैं जिनसे फ्लक्स पास हो रहा है, और उन दोनों ने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। एक पॉजिटिव फ्लक्स, एक नेगेटिव फ्लक्स, सॉरी ये नेगेटिव फ्लक्स, ये पॉजिटिव फ्लक्स। नेट फ्लक्स इन दोनों सरफेसेस से कितना पास हो रहा है, 0। और यहां से तो 0 है ही, क्योंकि ये वाला कर्व सरफेस एरिया ई वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। सॉरी, यस यस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो 90 के कारण यहां पे भी फ्लक्स क्या हो गया, 0। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेकिन इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का। इससे तो फ्लक्स कितना निकल रहा है, 0। एक और केस होता है बच्चों जिसमें, जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सीबीएसई में भी क्वेश्चंस आए हैं, और इस वीडियो के बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो उन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा गॉस लॉ के ऊपर और उसकी एप्लीकेशंस पे, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखना आप लोग, अभी अगर ई वेक्टर, एक सिलेंडर को हमने दिया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा बेसिकली ई वेक्टर में, तो इससे नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा है, फाई नेट इज इक्वल्स टू 0। बट ऐसा हर बार नहीं होगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ई वेक्टर कांस्टेंट, मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तब तक तो फाई 0 होगा। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ई वेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ई वेक्टर काहे पे डिपेंड करने लगे, एक्स पे, तो होगा क्या कि यहां पे एक्स की वैल्यू मान लेते हैं कुछ 0 है, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, और यहां इसकी लेंथ है एल, ठीक है। तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, काय पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आएगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आएगी। तो फ्लक्स अभी भी यहां पे क्या आएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लगा दी, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फ्लक्स यहां पे अभी भी नेगेटिव आएगा, फ्लक्स अभी भी यहां पे पॉजिटिव आएगा। और इस वाले सरफेस से, कर्व्ड सरफेस एरिया से फ्लक्स अभी भी कितना आएगा, 0। बट इस बार जो पॉजिटिव फ्लक्स है और नेगेटिव फ्लक्स है, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल नहीं होगा। पिछली बार ई वेक्टर कांस्टेंट थी, तो दोनों फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल। क्योंकि फ्लक्स सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, सॉरी तीन चीजों पे। पहला ई की वैल्यू पे, दूसरा ए पे, तीसरा थीटा पे। यहां पे ई की वैल्यू कुछ और है, यहां ई की वैल्यू कुछ और है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी डिफरेंट आएंगी। यहां पे +5 -5 और +5 में दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल थे, यहां अलग अलग हो जाएंगे, तो वो कंप्लीटली कैंसिल ना हो करके इसमें नेट फ्लक्स मिलेगा। तो ये दोनों केसेस याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बच्चों ये था आज का प्यारा सा लेक्चर जिसमें मैंने समझाया आपको कि एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है।
आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।